Good morning, student. Today we start our new chapter 2, the earliest society of history portion. So, children, open at page 9. Keep your book in front of you. The chapter name is earliest society. Earliest means what? Earliest मतलब पहले की सोसाइटीज कैसी होती थी. ओके उसके एविडेंस कैसे मिले, हमें पता कैसे चला कि अर्लीस्ट सोसाइटी में लोग रहते कैसे थे, क्या क्या टूल्स यूज़ करते थे. ओके ये सारे एविडेंस हमें कैसे पता चले. मैम इतने सारे उम्र के तो कोई होगा नहीं, है ना, यानी इतनी लंबी उम्र तो कोई जिया नहीं होगा, तो इतने हज़ारों साल पहले तो क्या होता होगा. ओके 100 एंड उससे भी ज़्यादा. ओके उसके पहले क्या होता होगा, कैसे एविडेंस मिले, कैसे पता चले कि लोग उस समय कैसे जीते थे, कैसे डेवलप हुई थी लाइफ. तो ओपन एट पेज 9 चिल्ड्रन, सी द फर्स्ट पैरा. लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन. अर्ली ह्यूमन मतलब पहले के जो ह्यूमंस थे उनकी लाइफ कैसी थी. ओके लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन. लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन. So what is given here in this para? See, evolution means gradual development. Evolution means what children? Developments. Okay क्या क्या developments हुए थे उस समय. To study evolution of early humans, we have rely on archaeological sources and no written records are available for this period. मैम ये जो है अर्ली हिस्ट्री, ओके एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में चिल्ड्रन हमको कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिले थे. रिटन रिकॉर्ड्स मतलब जैसे कहीं कुछ रखा हुआ मिले जो लिखा हुआ हो कि पहले के लोग कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे जीते थे, उनके टूल्स कैसे होते थे, यानी जो एग्रीकल्चर टूल्स होते हैं या हंटिंग टूल्स होते हैं वो कैसे होते थे, ये सब के बारे में हमको तो बिल्कुल भी पता नहीं, क्योंकि कोई भी रिटन रिकॉर्ड तो उस समय मिला ही नहीं था, लोगों को लिखना पढ़ना आता ही नहीं था. तो हाउ वी विल गेट अ रिटन रिकॉर्ड, हमें कैसे मिल जाएगा रिटन रिकॉर्ड उस समय का, है ना. ये तो एविडेंस तो हमें पता कैसे चला, तो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता चला. अब मैम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिकल जो ज़मीन खोद करके निकालते हैं एविडेंस कि पहले के ज़माने में ऐसे टूल्स होते थे, ऐसे वेपन्स होते थे, लोग ऐसे जीते थे. ओके लाइक दैट. तो सारा आर्कियोलॉजिकल मतलब ज़मीन की खुदाई से ही पता चला. अब मैम ज़मीन की खुदाई से कैसे पता चला? तो लोग मरते थे तो ज़मीन में ही गाड़े जाते थे, है ना, और सोसाइटी भी डिस्ट्रॉय होती थी तो ज़मीन के अंदर ही जाती थी. ओके लेयर बाय लेयर जमने से वो और अंदर अंदर धंस जाते हैं. क्लियर. लेयर बाय लेयर सॉइल की लेयर जमने से, जैसे कि पर्टिकुलर समझ लो ये मेरा एक ऑर्नामेंट है कान का, है ना, उस समय के ज़माने का, एंशियंट ज़माने का. मैं एंशियंट ज़माने की पर्टिकुलर एक लेडी हूँ, मेरा एक ऑर्नामेंट गिर गया, ठीक है, मैं मर चुकी हूँ. ओके अब ये ऑर्नामेंट क्या हुआ, उसके ऊपर सॉइल की लेयर जमेगी, फिर कई और सॉइल की लेयर जमेगी और धूल मिट्टी जो होती है ना, तो ऐसी बड़ी बड़ी लेयर जमती चली जाएगी. तो 1000 और 100 और 1000 ईयर बाद तो कई सारी ऊपर लेयर जम जाएगी और मेरा ऑर्नामेंट वहीं रहेगा. तो आर्कियोलॉजिकल क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं अंडर डीप अंडर द अर्थ, और वो ये चीज़ निकालते हैं और पता लगाते हैं कि ये इतनी लेयर के बाद मिला है, मतलब ये इतना साल पुराना होगा, है ना. और ऐसे ऑर्नामेंट पहले के लोग पहनते होंगे. समझ में आया चलो मैंने क्या बोला आपको? फिर से रिवर्स करके देख लो कि मान लो कोई भी ऑर्नामेंट है और वो धंस गया है ना, जैसे मैं मर चुकी हूँ, मुझे बरीड कर दिया गया है इनसाइड द अर्थ, है ना, इनसाइड द अर्थ में बरीड हो गई हूँ. अब क्या हुआ, मुझे एक लेयर के अंदर धसा दिया गया है, अंदर गड़ा दिया गया है. क्लियर. फिर 1000 ऑफ 100 ऑफ 1000 ऑफ ईयर के बाद वो लेयर मैं वही हूँ, लेकिन लेयर ऑफ सॉइल क्या होगी, ऊपर चढ़ती चली जाएगी. होता है ना, धूल मिट्टी के आने जाने से लेयर ऑफ सॉइल बढ़ती चले जाती है. तो जब आर्कियोलॉजिकल खोदते हैं तो पता चलता है कि पहले के ह्यूमंस ऐसा पहनते थे, ऐसे गले में होते थे, है ना, और बहुत सारे एविडेंस
इस तरीके से हमको पता चले। वेपन्स भी वैसे ही, जैसे कि ये मेरा हथियार है, वह गड़ा हुआ है अंदर, है ना, और एकदम अंदर डीप अंडर द अर्थ है, तो उससे पता चल जाएगा कि जितनी गहराई में है उतना पुराना है, उतना एंशियंट है। तो इस तरीके से आर्कोलॉजिकल पहले के ज़माने के बारे में टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स कैसे होते थे ये पता लगाते थे उस समय के, है ना, क्योंकि पहले के लोगों को तो लिखना पढ़ना आता ही नहीं था। क्लियर? तो यही चीज़ें दी हुई है चिल्ड्रन इसमें। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड कम फ्रॉम फॉसिल्स। कई सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है चिल्ड्रन? फॉसिल्स। फॉसिल मतलब मुझे अगर बरीड कर दिया गया इनसाइड द अर्थ, गड़ा दिया गया है ना, मेरे को 100 and thousands ऑफ ईयर हो गए, मर कर हो गए, है ना, बीत गए इतने साल, मेरे मरने के बाद इतने साल बीत गए, तो मैं क्या बनूंगी? फॉसिल बनूंगी। क्या बनूंगी? एक फॉसिल बनूंगी। तो मेरे फॉसिल से पता लगाया जाएगा कि मेरी बॉडी कितनी पुरानी है। क्लियर? सो एन आर्टिफैक्ट सच एज टूल्स, यूटेंसिल्स, बर्तन भी अंदर धंस जाते हैं, है ना, डिस्ट्रॉय, डूब गई जैसे पर्टिकुलर सिटी उस जमाने की, पर्टिकुलर एरिया डूब गया, बरसात आने से डूब गया, वहाँ के लोग ख़त्म हो गए, तो वहाँ के लोग कैसे यूटेंसिल्स यूज़ करते होंगे, मतलब खाने के बर्तन, टूल्स, एग्रीकल्चर टूल्स कैसे यूज़ करते होंगे, है ना, खेती बाड़ी के टूल्स या हंटिंग टूल्स बोलो। फिर बोन्स, हड्डियों के बोन्स से पता लगाते थे कि एनिमल उस समय कौन सा यूज़ होता था, है ना, जैसे कि गोट के बोन्स मिलेंगे, है ना, तो उस बोन से पता लगाएंगे कि उस समय के लोग गोट्स पाला करते थे। बफेलो के बोन्स मिलेंगे, बोन्स मतलब क्या? हड्डियाँ, है ना, हड्डियाँ मिलेगी, तो हमें हाँ, तो आर्कियोलॉजी क्या पता लगाएंगे कि बफेलो पाला करते थे, ऑक्स पाला करते थे, लाइक दैट, है ना। इस तरीके से थिंकिंग की गई है कि पहले के लोग कैसे पहनते थे, कैसे यूटेंसिल्स यूज़ करते थे, बर्तन मट्टी के होते थे, है ना, लाइक दैट, है ना। ये सारी चीज़ों का पता आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से होता है। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ लेट्स मूव फर्दर। And other remain that may be available for this period. The first evidence of human evolution can be traced back to the continent of Africa. तो फर्स्ट एविडेंस कहाँ मिला ह्यूमंस का? अफ्रीका। कहाँ मिला चिल्ड्रन? अफ्रीका में। अराउंड 1.8 to 1.3 मिलियन ईयर अगो, 1.8 से 1.3 मिलियन ईयर अगो पहले, ओके। The fossil of early human came entirely from Africa. जो भी फॉसिल्स मिले, अभी मैंने बताया था फॉसिल का मतलब, है ना, मुझे मरे हुए थाउजेंड्स ऑफ ईयर हो गए तो मेरी बॉडी क्या बनेगी? फॉसिल बन जाएगी, ओके। तो फॉसिल से पता लगाया गया कि फॉसिल सबसे ज़्यादा कहाँ मिले, सबसे पुराने कहाँ मिले? अफ्रीका में। तो अफ्रीका में सबसे पहले ह्यूमंस सिविलाइज मतलब रहा करते थे। क्लियर? अब देखो आगे पढ़ते हैं। द फॉसिल्स ऑफ अर्ली ह्यूमन कम एंटायरली फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका में ज़्यादा मिले। दे ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन इन सर्च ऑफ फूड। अब ह्यूमंस तो हो गए अफ्रीका में, तो दे ट्रैवल ऑल डायरेक्शन, ट्रैवल मतलब घूमा करते थे, ऑल डायरेक्शन इन सर्च ऑफ फूड। किस सर्च में? फूड की। यस, है ना, भूख लगी तो फूड के लिए तो सर्च करेंगे ना। वाटर, पानी, एंड न्यू प्लेसेस टू लिव, और नई नई जगह जहाँ रहना अच्छा कंफर्टेबल हो, है ना। ये तीनों चीज़ों के लिए लोग इधर से उधर घूमा करते थे, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्लियर चिल्ड्रन? किन किन चीज़ों के लिए सर्च करते थे चिल्ड्रन? फूड, शेल्टर एंड टू लिव, ओके। नाउ सॉरी, फूड, वाटर एंड लिव। In earlier stages, humans were mostly hunter gatherers and nomads. Earlier stages मतलब उस समय ह्यूमंस कैसे होते थे चिल्ड्रन? हंटर्स। हंटर मतलब शिकारी होते थे, है ना। गैदरर्स मतलब फूड आइटम्स को, सब जो खाने के आइटम्स है उसको गैदर करके रखना, ओके। ये होते थे हंटर गैदरर्स, ओके। मार दिया उसको गैदर करके रखे, बाद में खाएंगे, मिलजुल के खाएंगे, लाइक दैट। हंटर गैदरर्स एंड नोमेड्स। नोमेड्स मतलब इधर से उधर जाने वाले, एक जगह से दूसरे, जैसे मैंने आपको बताया ना, दे आर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड टू लिव, है ना। ये सारों तीनों चीज़ों के लिए वो सर्च करते रहते थे, और दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये जो मूवमेंट है इसको नोमेड्स कहा जाता है। जैसे मुझे कुछ चीज़ ढूंढना है
है ना, मैं इधर जा रही हूँ, ये सिटी जा रही हूँ, वो सिटी जा रही हूँ, तो नोमैड्स हूँ, है ना, मैं एक सिटी से दूसरे सिटी जा रही हूँ, तो नोमैड्स हूँ। क्लियर हुआ चिल्ड्रन नोमैड्स का मीनिंग? दे यूज टू हंट एनिमल फॉर देयर स्किन, फ्लैश एंड बोन्स। अब वो हंटिंग क्यों किया करते थे चिल्ड्रन? सी, दे यूज टू हंट एनिमल मतलब किल किया करते थे एनिमल्स को, फॉर देयर स्किन, उनकी स्किन के लिए, फ्लैश है ना, उनको खाने के लिए, उनका मांस है ना, एंड बोन्स और हड्डियों के लिए, ये 3 चीज़ों के लिए वो एनिमल्स को किल किया करते थे। जो फ्लैश होता था, बॉडी की जो चमड़ी होती थी, ऊपर की चमड़ी, उससे वो अपने क्लोथ्स बना लिया करते थे, अपने बॉडी को कवर कर लिया करते थे, है ना। फिर और क्या बताया? फ्लैश को खा लिया करते थे, है ना। एंड बोन्स हड्डियों से वो, अब जो शार्प हड्डियाँ होती थी उससे हंट करते थे या उससे कोई टूल्स बनाते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए एनिमल्स को वो किल किया करते थे। क्लियर हुआ चिल्ड्रन? When the resources of one place were exhausted, they moved to other places. Exhausted मतलब खत्म हो जाए। मान लो मेरी फैमिली एक पर्टिकुलर प्लेस ऑफ अफ्रीका में रह रही है ना, वहाँ मैंने रह लिया, वहाँ का पानी पी लिया, जितने भी फूड्स थे वो सब खा लिया, है ना, एनिमल्स को किल कर दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? दूसरे प्लेस पर मूव करूँगी, मतलब वहाँ से दूसरी जगह पर चली जाऊँगी, है ना। जब मुझे फील होगा कि यहाँ पर कोई भी चीज़, सारी चीज़ एग्जॉस्टेड हो गई है, मतलब ख़त्म हो गई है, सो आई कैन मूव टू अनदर प्लेस, तो मैं दूसरी प्लेस पर मूव करूँगी। क्लियर चिल्ड्रन? सो दे यूज टू लिव आइदर अंडर ट्री और इन केव। अब वो रहते कहाँ थे? अंडर ट्री, मतलब ये ट्री है ना, ट्री की शेड में, है ना, ये ट्री है, ट्री की शेड में, अंडर ट्री एंड इन केव मतलब गुफाओं में रहा करते थे पहले के ह्यूमंस। कहाँ रहा करते थे चिल्ड्रन? अंडरलाइन इट, दे कैन लिव अंडर ट्री और इन केव में रहा करते थे। क्लियर? नाउ टर्न द पेज। द स्टोन एज, स्टोन से क्या समझ में आता है? स्टोन एज से समझ में आता है कि पत्थर, है ना, पत्थरों वाला एज, ओके, ये हम पढ़ने वाले हैं। मतलब उस समय पत्थरों का काफ़ी यूज होता था चिल्ड्रन। क्लियर? सी द पैरा चिल्ड्रन। द स्टोन एज, द प्री हिस्टोरिक पीरियड डिस्टिंग्विश्ड बाय the use of stone tools is described as the stone age। अब ऐसा पीरियड जहाँ पर स्टोन टूल्स का यूज़ काफ़ी होता था, तो उसको क्या बोला गया चिल्ड्रन? स्टोन एज। द स्टोन एज हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। अब स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है पैलियोलिथिक, दूसरा है मेसोलिथिक एंड तीसरा है नियोलिथिक। फर्स्ट इज मेसोलिथिक एंड देन नियोलिथिक, एंड स्टोन को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। क्लियर चिल्ड्रन? पैलियो मीन्स ओल्ड, मेसियो मीन्स मिडल एंड नियो मीन्स न्यू, while suffix lithic is derived from the Greek word lithos मीनिंग स्टोन। देखो तीनों एज का, पैलियोलिथिक, मेसियोलिथिक और नियोलिथिक का मीनिंग देखो। पैलियोलिथिक का मतलब है ओल्ड, मेसियोलिथिक एम से है तो मिडल, और नियोलिथिक एन से है तो न्यू, ओके। और लिथिक का मतलब यहाँ पर डिराइव किया गया है स्टोन। क्लियर? तो इन एजेस के बारे में पढ़ेंगे। सी, the division of the stone age is based on the available tools and the level of refinement observed in the tools of each period। अब ये स्टोन एज को 3 पीरियड्स में क्यों डिवाइड किया गया है ना? पहला था अपना पैलियोलिथिक, मतलब सबसे पुराना। टूल्स देखो, जैसे कि टूल्स है ना, सपोज ये 3 चीज़ है मेरे पास अभी, है ना, ये 3 चीज़, एक पैलियोलिथिक है, ओके, फिर दूसरा है मेसोलिथिक एज का है, और तीसरा है न्यूलिथिक। तो मैं कैसे डिवाइड करूँगी पैलियोलिथिक एज का कौन सा है? अरे ये तो है टूल्स, लेकिन उतना खास नहीं है ना, बहुत ही बकवास सा है ना। तो ये पैलियोलिथिक मतलब सबसे पुराना, उस समय लोगों को कुछ नहीं आता था, तो ये हुआ पैलियोलिथिक। फिर मैं देखूँगी सेकेंड टूल्स जो था मेसोलिथिक, ओके। मेसोलिथिक मतलब हाँ, ये पुराने से थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा
है ना, मतलब इस समय से इस समय तक आते आते लोगों ने कुछ सीखा, है ना। पहले वाला बहुत बोकस था, बहुत ही डल, है ना। दूसरा वाला हाँ ठीक था, मतलब यहाँ से यहाँ तक आते आते लोगों में इम्प्रूवमेंट आया, ठीक है। अब ये हुआ मेसोलिथिक टूल्स, ये भी हो गया। अब ये हुआ न्यूलिथिक, मतलब ये एकदम बढ़िया है ना। न्यूलिथिक मतलब ये सबसे बाद का होगा स्टोन, एकदम शार्प भी दिख रहा है, एकदम चिकना भी दिख रहा है, हंटिंग, और एकदम स्ट्रॉन्ग भी है। तो इससे समझ में आता था कि ये न्यूलिथिक का है ना। मतलब ये आखिरी में जो स्टोन एज है सबसे आखिरी सालों का है, ये सबसे पहले सालों का है ना। समझ लो एक स्टोन एज समझ लो एक ईयर है, 12 मंथ का एक ईयर है। जनवरी फरवरी में मुझे ये दिखा, है ना। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में मुझे ये दिखा, है ना। फिर अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर आखिरी में मुझे ये दिखा। मतलब यहाँ से आते आते यहाँ तक लोगों में इम्प्रूवमेंट आया, है ना। तो ये दैट्स वाई स्टोन एज डिवाइडेड इनटू दीज 3 पीरियड, ये 3 पीरियड्स में स्टोन एज को डिवाइड किया गया। क्लियर हुआ चिल्ड्रन स्टोन एज? ओके। फिर नेक्स्ट पीरियड स्टोन एज साइट्स, ओके। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।